Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analysis our unit second, that is ecosystem. Friends, I deliver my lecture in both languages, means in Hindi and English. So according to your medium and according to your interest, you can easily get an idea about this chapter. So friends, let's start with introduction part, that is what is ecosystem. Ecosystem means that an interaction between living and non-living components in a particular area, or we can say that an ecosystem is a geographical area where plants, animals, other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में एक इंटरेक्शन होता है मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच. सिंपल सी हम बात समझें तो फर्स्ट यूनिट में भी हमने देखा था कि लिविंग कंपोनेंट मीन्स बायोटिक जो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का मीन्स एबायोटिक. सो इंटरेक्शन है इकोसिस्टम में, एक इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक, या फिर कहें तो हम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच. इसके अलावा एक ब्रॉड वे में अगर डेफिनेशन देखें तो इकोसिस्टम में सब कुछ इंक्लूड होता है. मीन्स पूरा हमारा जो वेदर है, लैंडस्केप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं जैसे माउंटेन्स, ठीक है, पूरा प्रेसिपिटेशंस, रेनफॉल, मीन्स ये सारा बायोटिक और एबायोटिक को मिला के पूरा एक लाइफ जो सर्वाइव यहाँ पे करती है, पूरा जो एक स्ट्रक्चर, पूरा एक हमारा जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से फिर चलता है. तो इकोसिस्टम में सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है. और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो टर्म है ना इकोसिस्टम, दिस टर्म इज़ गिवन बाय द प्रोफेसर आर्थर टैम्सले. तो आर्थर टैम्सले ने ये टर्म दी थी 1935 में. तो इसको ट्रिक के सेंस में आप देखो, नाम रटने की ज़रूरत नहीं है आपको. अगर एक नंबर में आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो वैसे आप ध्यान रखना, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ना ABCD, तो ए जो है सबसे पहला अल्फ़ाबेट है, तो उसी से इनका नाम है आर्थर. तो उसी से बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि वहाँ पे अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको टिक करने में वो इजी हो जाए. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट आर द वेरियस फीचर ऑफ इकोसिस्टम. सो फर्स्ट फीचर इज़ द स्ट्रक्चरल फीचर. देखो स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब क्या है. जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपके घर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई ठीक है, लेंथ इतनी है, चौड़ाई इतनी है, या फिर इस तरीके से दिखता है, तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर. तो सेम है स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड द एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड द बायोटिक कंपोनेंट दैट इज़ लिविंग कंपोनेंट. सो सिंपल से अगर हम समझें तो स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल जो फीचर है, उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट सभी जो मौजूद हैं, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में. जैसे यहाँ पे हमारे गैसेस भी हैं वेरियस, ठीक है. इसके अलावा क्लाइमेट जो एक रेजाइम है, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, ये सारी चीज़ें हैं. बायोटिक में प्लांट, एनिमल्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर इकोसिस्टम में कहलाता है. तो इसमें स्ट्रक्चरल में दो ही चीज़ें हैं, दैट इज़ पूरा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. नेक्स्ट है फंक्शनल फीचर्स. फंक्शनल फीचर्स क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है. जैसे यहाँ पे प्रॉपर फूड चेन है, एनर्जी साइकिल है, ठीक है. इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल है और ऑर्गेनिज्म के बीच एक लिंक है. सिंपल से हम बात करें जैसे फंक्शन के आधार पे, सबसे मेन चीज़ तो आप समझो कि फूड चेन के रूप में, जैसे एक पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को घास खाने वाले, वो हम आगे देखेंगे, एक चेन में आपको बताऊँगा. तो मीन्स घास को कोई खाता है, फिर उसको कोई उन ऑर्गेनिजम्स को कोई अदर ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर उनको कोई और खाता है. इस तरीके से एक प्रॉपर एनर्जी साइकिल, एक फूड चेन और एक ये पूरा सर्कल चलता है, ठीक है ना. तो ये है फंक्शनल फीचर एंड द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द इकोसिस्टम. फिर है नेक्स्ट टॉपिक इज़ द साइज ऑफ द इकोसिस्टम. So friends, the smallest unit in the ecosystem is the individual person and the largest unit is the biosphere. So if we see this diagram into the increasing order, so सबसे small unit क्या है, individual, and then population, and then community, and then ecosystem, and then biome and biosphere. अगर descending order में हमें लिखना हो तो सबसे बड़ा कौन है, बायोस्फीयर,
फिर उससे छोटा बायोम, एंड फिर इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन एंड फिर इंडिविजुअल। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर है तो नीचे से ऊपर की तरफ ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब सबसे पहले बायोस्फीयर आएगा और फिर नीचे की तरफ आप आ जाना। एक क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि साइज ऑफ इकोसिस्टम में व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द इकोसिस्टम, तो आप कहेंगे इंडिविजुअल। एंड व्हाट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन द इकोसिस्टम, तो आप कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये पूरा साइज ऑफ द इकोसिस्टम से रिलेटेड है। फिर मैंने अभी जो आपको बताया कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द बायोस्फीयर। So in biosphere mainly three type of subdivisions are present, that is lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Friends, lithosphere is related to the land, नाम से ही समझ आ रहा है। litho means land, hydro means water, atmos means air. So biosphere is divided into three subpart, that is lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. Lithosphere is related to the land, hydrosphere related to the water and atmosphere is related to the air. Next, just a minute. Next friends, what are the various component of the ecosystem? ठीक है, so we already discussed that two type of mainly components in the ecosystem, that is aquatic, biotic and abiotic, ठीक है ना, और वी कैन से दैट लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, तो उसी को लेके ही यहाँ पे बताया हुआ है दैट एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, जितने भी नॉन लिविंग जो पार्ट है इकोसिस्टम का वो, और फिजिकल जो पार्ट है जैसे माउंटेन्स हुआ, ठीक है, इसके अलावा जैसे डेजर्ट हुए, ये जो सारी जो चीज़ें फिजिकल पार्ट एंड द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज़ अंडर द एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या है, बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले जो आएंगे वी ऑलरेडी डिस्कस दैट बायोटिक कंपोनेंट इज इट मीन्स दैट द लिविंग कंपोनेंट ना। तो उस लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर एंड ऑटोट्रॉप्स। देखो, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स और प्लांट वी कैन से दैट दे मेक देयर फूड बाय ऑन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस। सिंपल है, सनलाइट से वो सन मतलब एनर्जी लेंगे, इसके अलावा एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर और एयर ये सब लेके जो खुद से खाना बनाते हैं, जो खुद से अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर एंड ऑटोट्रॉप्स। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा पेड़ पौधे और आपके जैसे ग्रास हुआ, ये सारी चीज़ें। सो दीज आर द प्रोड्यूसर एंड ऑटोट्रॉप्स। तो बायोटिक कंपोनेंट में ये सबसे पहले हुआ। सेकंड जो कंपोनेंट है बायोटिक में ही वो है कंज्यूमर, ऑल्सो नोन एज द हेट्रोट्रॉप्स। तो जो कंज्यूमर है, नाम समझ आ रहा है कि कंज्यूमर का मतलब होता है हु कंज्यूम, है ना, हु कंज्यूम द ऑटोट्रॉप्स और वी कैन से द प्राइमरी ये प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो कंज्यूमर का क्या मतलब है, हु कंज्यूम द ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर। इसमें सब डिवीज़न है, दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ग्रास जो है ना, ग्रास इज़ द ऑटोट्रॉप्स और वी कैन से प्रोड्यूसर। दिस ग्रास होपर फर्स्ट कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंड कंज्यूमर, स्नेक जो है वो टर्सरी कंज्यूमर। सो ये एक सर्कल चलता है, मीन्स घास जो है ग्रास, उसको ग्रास होपर ये खाएगा, इसको कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, तो ईगल। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर चलता है ना। तो यही इसमें बोला है, यहाँ पे वापस चलते हैं अब, दैट जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर में है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर एंड द टॉप कार्निवोर्स। तो डायग्राम से आप ध्यान रखना, तो आपको ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो बायोटिक में पहले मैंने बताया प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स, फिर कंज्यूमर को ही बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, एंड थर्ड इज़ द डिकम्पोजर, सेप्रोट्रॉप्स और रिड्यूसर। ये क्या होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेड बॉडी या कोई किसी एनिमल की डेथ हो गई मान लो, ठीक है, उसकी बॉडी को हमने ऐसे ही फेंक दिया, तो धीरे धीरे जो डिकम्पोज हो जाती है बॉडी ना, लाश जो है या कोई भी पार्ट है बॉडी का, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। तो वो आएंगे डिकम्पोजर में, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्टेन बैक्टीरिया, सर्टेन फंगी, ये सब जो हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द डिकम्पोजर, सेप्रोट्रॉप्स और रिड्यूसर,
ठीक है ना। तो ये कुछ मीन्स बैक्टीरिया हुए, कुछ फंगी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही, जैसे पेड़ पौधों की मान लो पत्तियां जब टूट के गिर जाती हैं, या मान लो कोई पेड़ कट के या किसी आंधी में तूफान में पेड़ गिर गया तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाता है। फिर मैंने सेम डेड बॉडीज़ की बात की, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम फंगी एंड सम बैक्टीरिया, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द डिकम्पोजर, सेप्टोट्रॉप्स और रिड्यूसर। तो ये आप ध्यान रखना, आपका अच्छे से आपको वहाँ पे आंसर्स में टिक करने में ये चीज़ें ईजी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंड ट्रोपिक लेवल, ठीक है ना। सो व्हाट इज मीन बाय ट्रोपिक लेवल? सो इट इज़ द ग्रुप ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम which occupy the same level in a food chain, and there are 5 main tropic level within a food chain. देखो सिंपल सी बात है, ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है कि मैंने बताया कि ग्रुप ऑर्गेनिज्म है ना, विद इन एन इकोसिस्टम विच पर्टिकुलर ऑक्यूपाई द सेम लेवल। सिंपल सी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आप सबसे पहले यहाँ पे वापस से चलो एक बार, देखो ये जो है ना प्रोड्यूसर, जो मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉप्स, ये है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जितने भी ऐसे पेड़ पौधे घास जो खुद से अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, वो सारे इस ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट लेवल में आ जाएंगे। सेकंड लेवल में फिर ऐसा तो है नहीं सिर्फ ग्रास ऊपर ही होगा, और भी ऐसे बहुत सारे हैं ना जो सिर्फ घास ही खाते हैं, तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में वो सभी आ जाएंगे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में वो होंगे जो इस सेकंड ट्रॉपिक लेवल को खाते होंगे, ठीक है ना, तो ये उसमें आ जाएंगे। फोर्थ में जो इनको खाते होंगे थर्ड वालों को। तो मैं सिंपल से हम बात करें कि टॉप बॉटम से लेके टॉप तक ऐसे एक सर्कल पूरा एक चेन चलती है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। सो ट्रॉपिक लेवल ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारे क्या इकोसिस्टम में मेनली 5 ट्रॉपिक जो लेवल हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। और ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ दैट ट्रॉपिक लेवल मीन्स इट इज़ द ग्रुप ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम विच ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन इन ए फूड चेन, एंड देर आर 5 मेनली ट्रॉपिक लेवल इन आवर फूड चेन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो ऑटोट्रॉप्स जो हैं प्रोड्यूसर, वो फर्स्ट में। फिर जो हेट्रोट्रॉप्स में ही मैंने बताया था 3 पार्ट थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर, वो सब हेट्रोट्रॉप्स में ही। टॉप जो कार्निवोर्स हैं वो भी हेट्रोट्रॉप्स में ही आ जाएंगे। तो हेट्रोट्रॉप्स जो वाला पार्ट जो हमने ऊपर देखा था उसमें ट्रॉपिक लेवल 2 से 5 तक आ जाएंगे, और थर्ड जो थे वो डीकम्पोजर और वाली जो चीज़ें थी, ठीक है। तो मीन्स ये सिंपल है, ट्रॉपिक लेवल आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। एक और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दें, देखो ये जो मैंने पूरा एक सर्कल आपको बताया, ये है टेरिस्टेरियल सॉरी टेरिस्ट्रियल, मतलब ज़मीन में ये ऐसे इस तरीके से हमारे लैंड के ऊपर ये सब ऐसे चलता है सर्कल। अब अगर ओशन में देखें, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, एक्वेटिक का मतलब ही होता है फ्रेंड्स वाटर। तो वाटर ओशन में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे है ये प्लैंकटन होते हैं, सबसे छोटे बैक्टीरिया मीन्स ऑर्गेनिज्म। इनको कौन खाता है? तो जू प्लैंकटन इनको खाते हैं, ठीक है। फिर जू प्लैंकटन को कौन खाता है? छोटी मछलियाँ खाती हैं। छोटी मछलियों को कौन खाता है? बड़ी फिश खाती हैं। और इन बड़ी फिश को कौन खाता है? शार्क जो है वो खाती हैं। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक है उसमें इस तरीके से सर्कल है, और जो टेरिस्टेरियल जो है वहाँ पे इस तरीके से सर्कल है, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फूड चेन। फूड चेन का क्या मतलब है? सेम जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द फूड चेन, कि एक जो है वो दूसरे को खाएगा, दूसरा उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से। तो एक सीक्वेंस में चेन के रूप में चले गए, तो वही है। द फूड चेन इज डिफाइंड एज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ द लिंक ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एन ऑर्गेनिज्म बिकेम फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। वन पर्टिकुलर जो ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? बिकेम द फूड ऑफ द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से वो जो सर्कल है सीक्वेंस में, पूरा लीनियर सीक्वेंस में वो एक चेन चलेगी, उसी को बोलते हैं फूड चेन। एंड टाइप ऑफ फूड चेन में अगर हम देखें तो ग्राजिंग फूड चेन ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम अच्छे से कर चुके हैं। जो घास से, नाम से ही समझ आ रहा है, ग्राजिंग फूड चेन, जो घास से जो चेन स्टार्ट होगी और फिर आगे की ओर वो बढ़ेगी। दूसरी एक फूड चेन है वो है डेट्रिटस फूड चेन। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। सिंपल से हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कोई पेड़ गिर गया अगर, ठीक है, या किसी कोई डेड बॉडी या किसी भी एनिमल्स की ऐसे पड़ी हुई है कहीं पे, तो वहाँ से मीन्स द फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। तो उससे आगे जो चेन स्टार्ट होगी मीन्स उस डेड बॉडी को भी तो कोई खाएगा ना,
फिर उनको भी कोई खाएगा। इस तरीके से जो सीक्वेंस डेड बॉडी के बाद से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। एंड पैरासिटिक फूड चेन का क्या मतलब होता है, तो दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट्स एंड देन गोज टू द प्लांट और द हार्बिवोर्स ऑन विच द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म फीड। देखो सिंपल सी अगर हम बात करें, ये पैरासिटिक स्टार्ट तो होगा घास से, ग्रीन प्लांट से ही। तो ग्रीन प्लांट को कोई खाएगा, जैसे हम बात करें कि जेब्रा और ये सब जो घास खाने वाले और जो एनिमल्स हैं वो खाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखना, आपने ज़रूर ये देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं ना कि इंसान के पेट में भी कीड़े हैं, हम कहते हैं ना कि अरे उसके पेट में तो कीड़े हो गए, ठीक है, वो मीठा बहुत खाता है, इस तरीके की बातें आपने ज़रूर सुना होगा। तो पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि एक कोई लिविंग सेल है उसके अंदर कोई फर्दर ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाना, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चेन है ये होगी तो फूड ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट, फिर वो प्लांट या हार्बिवोर्स में जाएगी, और उन प्लांट या हार्बिवोर्स दोनों के अंदर ही कौन हो सकते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स होस्ट, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनके अंदर ही मौजूद होते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, आपने देखा होगा अमरूद, अगर हमें अमरूद का एग्जांपल दूं तो उसमें भी कीड़े होते हैं ना, है ना। तो वो क्या है, वो उसके अंदर मीन्स अमरूद के अंदर कीड़े हैं, है ना। तो वो है पैरासिटिक फूड चेन, मीन्स इस तरीके से जो चेन स्टार्ट होती है वो होती है पैरासिटिक फूड चेन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इकोसिस्टम फंक्शंस का क्या मतलब है। तो इट्स वेरी सिंपल, इकोसिस्टम का फंक्शन ही है द प्रोसेस ऑफ साइक्लिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम में जो पूरा हमने देखा उसमें बायोटिक, एबायोटिक मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, फिर पूरा उसमें एक स्ट्रक्चर चलता है। तो वो जो सारा जो सिस्टम है मीन्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट ऑफ एनर्जी, तो वो पूरी जो चीज़ें हैं वो इकोसिस्टम को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और यही पूरा फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये सिंपल इकोसिस्टम का फंक्शंस आप इतना ही इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स अगर साइकिल अगर हम देखें तो इसमें 3 to 4 इंपॉर्टेंट साइकिल हैं। जैसे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें गैसेस साइकिल में क्या आ जाएगा, गैसेस साइकिल का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हो गया, ठीक है, वाटर साइकिल, ये सब आ जाएगा। सेडिमेंट्री साइकिल जो अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, वेदरिंग ऑफ रॉक मतलब चट्टानों का टूटना, तो उससे भी पूरा एक साइकिल स्टार्ट होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो 2 ही मेनली इसमें साइकिल हैं, गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल में। तो सबसे पहले गैसेस साइकिल पे चलते हैं, तो वो है आपका वाटर साइकिल। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पहले तो एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखना, वैसे पूरे अर्थ पे 75% वाटर है, ठीक है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फ्रेश वाटर बताओ तो लेस देन 1% फ्रेश वाटर है पूरी पृथ्वी पे। आप सोच के देखो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने, क्योंकि फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी फैक्ट के रूप में आप ध्यान दें। दूसरा, आप वाटर साइकिल को कैसे याद करना है, तो सिंपल डायग्राम से करो। देखो पानी है, पानी पे जब सन की रेडिएशन पड़ेंगी तो गर्म होगा, उससे एवोपरेट होगा, पानी वेपर बन के ऊपर की ओर जाएगा। पानी जब वेपर बन के ऊपर की ओर जाता है तो वो कंडेंसेशन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, मीन्स सिंपल से हम बात करें क्लाउड बन जाते हैं। फिर क्या होता है, क्योंकि सन ऊपर से रेडिएशन तो इनके ऊपर भी डालेगा ही ना, तो फिर धीरे धीरे ये जो कंडेंसेशन है यहाँ से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, मीन्स पानी बूंदों की फॉर्म में जो पानी नीचे गिरने लग जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो साइकिल है वाटर साइकिल वो चलता है, ठीक है ना। तो ये पूरा आप समझे कि एक वाटर साइकिल के रूप में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। कार्बन जो साइकिल है वो भी आपको कैसे ध्यान रखना है, तो उसमें सबसे पहले तो एक यहाँ डीएनए की फुल फॉर्म आप याद रखना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं। और कार्बन जो है देखो किन किन चीज़ों से होती है, सबसे पहले इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री या फिर हम भी CO2 बहुत सारी छोड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे गाड़ियाँ, इंडस्ट्री और कोई कोयला बर्न कर रहा है, ये सारे CO2 को रिलीज़ करते हैं। तो CO2 को रिलीज़ करने के बाद कुछ तो CO2 को ये पेड़ पौधे ले लेते हैं, आपको पता है कि वो CO2 को ही लेते हैं, पहली चीज़। फिर कुछ जो CO2 है वो ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन्स के रूप में जाके एक पूरा गुच्छा बन जाता है कार्बन का, ठीक है। तो उसमें फिर प्रोसेस, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो ओशियनिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। मैं सिंपल बात करूं कि कार्बन के कुछ कंपोनेंट ओशन में मिल जाते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर से अगर हम प्रोसेस को समझे तो यहाँ पे फिर से वही देखो कि पानी में भी अगर कुछ आ गया लेकिन फिर से वो रिलीज़ होगी, या तो वो वेपर की फॉर्म में, सॉरी मीन्स यहाँ से जो कार्बन है वो फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब भी कार्बन, क्योंकि पानी अगर लेंगे तो उनके शरीर में भी जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो साइड में मैंने कहा ये पूरा एक सर्कल चलता ही है। तो ये जो सर्कल है ये आपको एक और चीज़, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, पेड़ पौधे जैसे गल गए, सड़ गए, दब गए, तो उसके बाद भी कार्बन नीचे जो है वो स्टोर हो जाती है, फिर फॉसिल फ्यूल के रूप में ऊपर आती है। इस तरीके से आपका पूरा सर्कल जो है वो कार्बन साइकिल चलता है, ठीक है। और इसमें डीएनए की फुल फॉर्म आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल का क्या मतलब है। देखो नाइट्रोजन आप ध्यान रखना कि 16% इसमें हिस्सेदारी है नाइट्रोजन की, एंड नाइट्रोजन इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ द, जस्ट अ मिनट, इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग टिश्यू। जो लिविंग टिश्यू की जो सेल्स हैं, जो ब्लॉक है, वो उसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना वोल्केनिक जो एक्टिविटी होती है ना, जैसे लावा जब निकलता है तो वोल्केनो जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है नाइट्रोजन का, सबसे पहला। दूसरा, जो लाइटनिंग होती है ना, बिजली जब कड़कती है और हम कहते हैं बिजली गिर गई ऐसे बारिश के टाइम पे, तो लाइटनिंग जो है इज़ द सेकंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। थर्ड सोर्स इज़ द रिजोबियम बैक्टीरिया, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। इसके अलावा एनी ह्यूमन बीइंग यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे फर्टिलाइज़र जो है, तो वहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं ये नाइट्रोजन फिक्शन का काम करती हैं, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखना फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन है ना वो डायरेक्ट पौधे नहीं लेते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो वेरियस फॉर्म में, जैसे मैंने कहा वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ, इसके अलावा जैसे मैंने लाइटनिंग जो एग्जांपल दिया, रिजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन फिर जो सोर्स है वो मिट्टी में मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले जो सोइल है, जो मिट्टी है, वहाँ पे नाइट्रोजन जाता है, और वो फिर नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों की जड़ों में ऐसे, और फिर वो हमारे फ्रूट्स में या इन पेड़ पौधों में इस तरीके से, और फिर हम कंज्यूम करते हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सिंग जो है वो इस तरीके से होता है, ये आप ध्यान रखना नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है ना। और एक यहाँ पे एक छोटी सी टर्म्स आप ध्यान रखना कि दैट नाइट्रोसोमांस बैक्टीरिया विच प्रमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट। तो अमोनिया को जो नाइट्रेट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। तो ये सिंपल सी आपको साइकिल मैंने 3 बताई हैं अभी, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड द वाटर साइकिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो क्या होती है। देखो सेडिमेंट्री जो साइकिल है उसमें सबसे पहले तो आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सेडिमेंट्री साइकिल में अगर आपसे पूछ ले तो 3 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं फॉस्फोरस, ठीक है, और कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम, ठीक है, आर द पार्ट ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। अब आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे सल्फ़र। सल्फ़र जो साइकिल है वो कैसे काम करती है, तो यहाँ पे आपको देखो, इसको रटना नहीं है, जस्ट अ मिनट। ये देखो जैसे सल्फर साइकिल इज मोस्ट सेडिमेंट्री एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट गैसेस फेज, और सल्फर इज फाउंड इन गैसेस फॉर्म लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड डाइऑक्साइड। सिंपल है कि हमारे यहाँ पे जो सल्फ़र जो मौजूद होते हैं वो डायरेक्ट मौजूद ना होके वो गैसेस फॉर्म में, मीन जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म में होगी, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है ना, इस तरीके से गैसेस फॉर्म में वो रिजर्व होती है, ठीक है ना। एंड सल्फर एंटर द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सेवरल सोर्स लाइक वोल्केनिक एरप्शन, combustion of the fossil fuels and from surface of ocean and from gases released by the decomposition। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कहा कि गले सड़े कोई डेड बॉडीज़ हैं, इसके अलावा कोई ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में मछली, फिश, ये सब मर जाती हैं कई बार समुद्र के किनारे। तो सल्फ़र जो एंटर करती है मीन्स एटमॉस्फेयर में, आप ध्यान रखें कि वोल्केनिक जो इरप्शन होता है उसके थ्रू, फॉसल फ्यूल्स जो हम बर्न करते हैं उसके थ्रू, और इसके अलावा जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू
जो गैसेस रिलीज्ड होती हैं उन सब में सल्फ़र जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, सल्फ़र जो है जैसे CO2 इज़ कैरिड बैक टू द अर्थ आफ्टर बीइंग डिजोल्व इन द रेन वाटर। तो पानी जैसे कई बार क्या होता है, सल्फ़र मान लो ज़मीन स्तर पे भी मौजूद है, बारिश हुई तो वो फिर पानी में मिल गया, और इस तरीके से जो सल्फ़र है वो पूरा सर्कल उसका दोनों रूप से चलता है। ठीक है, तो ये सल्फ़र का जो है ना, आप इस फॉर्म में इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या मतलब होता है। इट्स वेरी सिंपल। ए कम्युनिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए बायोटिक कम्युनिटी, एंड बायोटिक कम्युनिटी इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन पॉपुलेशंस लिविंग इन ए गिवन एरिया। जैसे देखो, सिंपल से हम बात करें कि आपसे कोई कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, तो कम्युनिटी का मतलब ही है भाई, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ रहें, ठीक है ना, या पॉपुलेशन जो हो इंटरेक्ट करे किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में। तो कम्युनिटी को ही बायोटिक कम्युनिटी भी हम कह सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक इंटरेक्शन होता है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बीच। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन, इट इज़ ऑल्सो मीन्स दैट इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द मिक्सचर ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेंट्स इन एन एरिया चेंजेस ओवर टाइम। तो मान लो एक स्पीसीज़ का मिक्सचर मीन्स बहुत सारी स्पीसीज़ रहते हैं, मीन्स जैसे ह्यूमन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और उनके अपने अपने हैबिटेंट्स हैं। हैबिटेंट्स जैसे हमारे तो घर हैं ही भाई ह्यूमन के, तो उनके भी जैसे एनिमल्स, उनके लिए भाई जंगल और वो उनके घर हुए। तो सिंपल है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द मिक्सचर ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेंट्स इन एन एरिया। ठीक है, उसको भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो बोलते हैं। और आप ध्यान रखें कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहला है प्राइमरी सक्सेशन, एंड जो सेकंड जो है वो है सेकेंडरी सक्सेशन। अब इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सक्सेशन का मतलब, तो देखो प्राइमरी सक्सेशन मीन्स अकर्स व्हेन नो कम्युनिटी एग्जिस्ट, है ना, जैसे न्यूली फॉर्म्ड डेल्टाज, सैंड ड्यून्स, एमर्जिंग वोल्केनिक आइलैंड एंड लावा फ्लोज। सिंपल से हम बात करें, मैंने आपको ऊपर क्या बताया वापस से एक बार देखो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्युनिटी की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और उनका एक हैबिटेंट्स जो है वो स्टार्ट होता है या जो रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइमरी सक्सेशन वो है जहाँ पे कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वहाँ पे जैसे रेत के बड़े बड़े, अब आपने देखा होगा अरब कंट्री में या राजस्थान में भी देखो बहुत सारे इलाका है जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत मिलेगा आपको। इसके अलावा अर्थ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड होंगे, मीन्स ज्वालामुखी, वहाँ से वो लावा जो है वो निकलता रहता है, ठीक है ना, लावा फ्लो होता रहता है। तो और डेल्टाज, कई जगह आपने देखा होगा सिर्फ रॉक की चट्टाने ही चट्टाने हैं। तो ये जो है ना, ये है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है ना। तो प्राइमरी सक्सेशन में अब आप कहेंगे कि फिर वहाँ कम्युनिटी तो कोई रहती ही नहीं, तो फिर सक्सेशन कैसे हुआ। तो देखो आगे देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशंस फर्स्ट बिगेन बाय द एंट्री ऑफ द लीचेंस। सिंपल सी हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि लावा अब निकल गया, ठीक है, इसके अलावा जो रेत के बड़े बड़े टीले हैं वहाँ पे, इसके अलावा वहाँ पे कहीं पे डेल्टा बना हुआ है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो प्राइमरी सक्सेशन, जो कम्युनिटी जो शुरुआत होगी वो होगी लीचेंस की फॉर्म में। जैसे काई जो है, छोटी छोटी काई, कहीं पे थोड़ा छोटा छोटा कोई ऐसे घास सा उगेगा, कोई छोटे मोटे कोई ऐसे पौधे उगेंगे, इस तरीके से वहाँ पे कम्युनिटी की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो ये है प्राइमरी सक्सेशन। तो ये पहले तो मैंने बताया कि किस एरिया में प्राइमरी सक्सेशन जो है किस एरिया से स्टार्ट होता है, तो ऐसे एरिया से जहाँ पे सैंड ड्यूम्स हैं, डेल्टाज हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, लावा फ्लो जहाँ पे होता है वहाँ से तो लीचेंस स्टार्टिंग में बिगिन होंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वाटर, जैसे जब लीचेंस आ गए तो उसके ऊपर वाटर वेपर की बूंदें, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ेंगी, तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो है ना वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टीनी, जो अगर मैं बात करूँ तो मॉसेस और फिर प्लांट्स, ये सब स्टार्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। ये देखो जैसे बिल्कुल ये पहले चट्टानें थी, फिर इस तरीके से धीरे धीरे लीचेंस, फिर ग्रास, फिर ऐसे बढ़ता हुआ फिर बाद में पूरा वहाँ पे कम्युनिटी एक खड़ी हो जाती है। सेकेंडरी सक्सेशन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब होता है कि इट बिगेन आफ्टर द डिस्टर्बेंस, जैसे कोई फायर हो गई। सिंपल से हम बात करें कि जैसे वहाँ पहले सक्सेशन था, पहले कम्युनिटी थी, लेकिन कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया जैसे फायर, फ्लड, विंड्स, उसके कारण कई बार आपने देखा होगा पूरी जो कम्युनिटी है, जैसे पेड़ पौधे, इवन जीव जंतु, इवन आप हिस्ट्री को भी यहाँ पे एसोसिएट करके चलो,
जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम देखें तो पीपल पहले इंडस वैली के आसपास रहते थे, फिर वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन होती है तो वहाँ से पीपल जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये नेचुरल क्लाइमेटी जब भी होगी तो पूरी जो कम्युनिटी है उससे डिस्टर्ब होती है और वो उनका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जो है सेम सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स जो चीज़ें नेचुरल डिजास्टर के कारण ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ पे लाइफ फॉर्म नहीं बची थी, लेकिन धीरे धीरे वापस से फिर वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे सेम प्रोसेस में चीज़ें स्टार्ट होंगी, वही मतलब घास और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी और फिर वापस से वहाँ पे भी पूरा कम्युनिटी जो है वो खड़ा हो जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड सक्सेशन, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के बाद से, और वो जो पहले मैंने बताया था वहाँ पे तो ऑलरेडी मीन्स डेल्टाज हैं, सैंड ड्यूम्स हैं, वोल्केनिक जो चीज़ें हैं, रॉकी माउंटेन्स है, वो वहाँ का था। और लास्ट में है फ्रेंड्स की इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि ह्यूमन और इकोसिस्टम के बीच एक हार्मनी, एक बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो सर्वाइव करेगा और तभी ह्यूमन जो है वो भी सर्वाइव करेंगे। सो एक कोऑर्डिनेशन, एक हार्मनी और एक इंटर लिंक बना के एक मतलब पीसफुल वे में, हार्मनी रूप में हमें ह्यूमन को नेचर के साथ तालमेल बना के हुए चलना होगा, तभी हम अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।